पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। नरेंद्र मोदी का करिश्मा क्या 10 साल बाद बना हुआ है या नहीं? क्या मोदी चुनाव जिताने की गारंटी आज भी हैं या नहीं? क्या मोदी ब्रांड का पैन इंडिया इम्पैक्ट अब भी महसूस किया जाता है या नहीं? कुल मिलाकर कहने का मतलब ये कि मोदी अभी हैं या फिर मामला ढलान पर आ गया है। ये तमाम सवाल लोकसभा चुनावों के बाद खासी चर्चा में रहे हैं। मोदी विरोध में जो लोग रहे उनका ये एक तरह से नैरेटिव बन गया था कि मोदी का फेस, मोदी का एरा अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। दूसरी तरफ राहुल गांधी की लोकप्रियता के लगातार बढ़ने, कांग्रेस के मजबूत होने और आने वाले समय में देश की राजनीति के राहुल की अगुवाई में आगे बढ़ने का एजेंडा भी सेट किया जा रहा था। इसमें सोशल मीडिया से लेकर पत्रकारों की एक बड़ी मंडली जो प्रो राहुल, प्रो कांग्रेस और प्रो एंटी मोदी है, बहुत शिद्दत से लगी हुई थी और आज भी है। लेकिन हरियाणा चुनाव नतीजे गेम चेंजर के तौर पर सामने आए हैं। जैसे एक ही बार में सारे हमले खत्म कर दिए गए हों, वैसे ये नतीजे रहे हैं। लिहाजा हरियाणा चुनाव नतीजों को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से आगे राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर पर, यानी कि राज्यों के स्तर पर राजनीति और सत्ता के समीकरणों में कई तरह के बदलाव आ सकते हैं। हरियाणा राज्य को बने 57 साल हो गए और इन 57 वर्षों में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी पार्टी को वहां के लोगों ने लगातार 3 बार सत्ता सौंपी हो। वह भी तब जब इस बात का बड़ा हल्ला खड़ा हुआ था कि 10 साल की जो सरकार रही है बीजेपी की हरियाणा में, उससे लोग आजिज आ गए हैं, नाराजगी बहुत है। और इस बार कांग्रेस को प्रचंड बहुमत के साथ हरियाणा में आने से कोई नहीं रोक सकता। जो पिछले 3 चुनाव रहे हैं, आप उनको आंकड़ों में पहले देखिए और फिर अंदाज़ा लगाइए कि इस बार हरियाणा के लोगों ने बीजेपी के हक में इतना ज़्यादा अपना मत क्यों दिया है। 2024 आपके सामने है। 48 सीटें बीजेपी ने जीती और लगभग 40% वोट उसके हिस्से में आए हैं, 39.91%। और 5 साल पहले 2019 में 40 सीटें बीजेपी ने जीती थीं और वोट का जो प्रतिशत था वो 36.49। इस लिहाज से आप देखें तो लगभग 3.5% या 3.4% का इजाफा 2019 से 2024 के वोट परसेंटेज में हुआ है। अगर उससे भी 5 साल पहले चलें, यानी कि आज से 10 साल पहले 2014 के चुनाव, नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के ठीक बाद पहले चुनाव जो हुए थे, उसमें बीजेपी हरियाणा में सत्ता में आई और उसके पास 46 सीटें थी, यानी बहुमत के लिए जिन 46 सीटों की दरकार होती है उतनी सीटें जीत करके बीजेपी हरियाणा में शासन में आई और वोट का प्रतिशत था 32.20। यानी कि पिछले 10 वर्षों में हरियाणा में जो मोदी का या बीजेपी का वोट परसेंटेज है उसमें लगभग 8% का इजाफा हुआ। ऐसे आप सही मायने तो 7.5% का। जो लोग कहते थे कि एंटी इनकम्बेंसी है, मोदी फैक्टर अब काम नहीं कर रहा है, राज्य के भीतर बीजेपी को लेकर के बहुत सारे संशय हैं, सवाल हैं, नाराजगी है, लोग पता नहीं नेताओं के पीछे पड़े रहते हैं, उनको खदेड़ देते हैं, भगा देते थे, गाड़ियों को घेर लेते हैं और ऐसे हालात में वोट का परसेंटेज और सीटों की संख्या लगातार बढ़ती गई है। और जब आप मान रहे थे कि यहाँ से तो हरियाणा बिल्कुल बीजेपी के हाथ से बाहर निकल रहा है, उस समय हरियाणा पर सबसे मजबूती के साथ बीजेपी काबिज होती है। जाहिर है कारण समझना होगा। कांग्रेस के तमाम नेता छाती पीट रहे हैं और उनके साथ जो उनके समर्थक हैं, भले पत्रकारों की एक बड़ी बिरादरी है, वो भी कहती कि गजब हो गया भाई, बड़ा खेल हो गया, ये कैसे हो गया, पता नहीं कहाँ से हो गया। हमने भी तो लोगों से पूछा था, लोगों ने कहा था कि नहीं इस बार तो बीजेपी जाने वाली है, कांग्रेस आने वाली है, लेकिन क्या हो गया। जब आप जमीन नहीं समझेंगे और कारणों को सही से नहीं देखेंगे तो फिर आप यही कहेंगे क्या हो गया। इसलिए आज ये क्या हो गया का जवाब हमको ढूंढना है।
और आज घंटे भर के भीतर मेरे साथ कुछ एक्सपर्ट्स, हरियाणा की राजनीति को समझने वाले धुरंधर पत्रकार और वो आंकड़े जो ज़मीनी सच्चाई को आपके सामने ला करके खड़ा करेंगे, साथ साथ चलेंगे ताकि आपके सामने ये क्या हो गया का सही जवाब मिल जाए। कांग्रेस के तमाम नेता चुनाव आयोग दौड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि पता नहीं ये ईवीएम का खेल तो नहीं हो गया। तारिक अनवर जो कांग्रेस के नेता हैं कहते हैं कि ईवीएम का रोना होना मत रोइए, अपने आप को ठीक कर लीजिए। अगर आपने अभी भी अपने आप को ठीक नहीं किया तो झारखंड में और महाराष्ट्र में यही होगा। असदुद्दीन ओवैसी जो बीजेपी के लगातार खिलाफ आग उगलते रहते हैं, वो कहते हैं कि कांग्रेस वालों को देखिए, अपने भीतर की जो खींचतान है, इनके घर का जो झगड़ा है, उस झगड़े में मारे गए और कहते हैं कि ईवीएम है, पहले अपने आप को ठीक कर लो। तो कांग्रेस के साथ बीजेपी के विरोध में जो दल खड़ा रहते हैं उनकी बात हो या कांग्रेस के अपने नेता हों उनकी बात हो, सब हिदायत दे रहे हैं कांग्रेस को कि आप संभल जाइए। अब सवाल ये है कि कांग्रेस और कांग्रेस के साथ जो लोग थे, जो ये मानते थे कि हरियाणा में क्या क्या मुद्दा है जो बड़ा गंभीर है और उस मुद्दे के चलते बीजेपी का इस बार कोई अता पता नहीं रहेगा। पहला है किसान, जो किसान आंदोलन चला साल भर, जिसमें किसानों ने धरना दिया, प्रदर्शन किया, जिसके चलते सरकार ने अपने कानून को वापस लिया। उसको लेकर के कहा जाने लगा कि नहीं, किसानों का जो गुस्सा है, वो जो आग है, वो आज भी हरियाणा में सुलगती है और वो बीजेपी को जलाएगी, हाथ बीजेपी का वहाँ जलेगा। जवान, हरियाणा के जवान जो सेना में जाते हैं, अग्निवीर एक ऐसी योजना, एक ऐसी पॉलिसी है जिसने 4 साल की ज़िंदगी दी एक फौजी को और कहा कि इसके बाद आप बाहर चले जाइए। और यह जो नीति है सरकार की, राहुल गांधी कहते थे कि मैं अगर केंद्र में आ गया तो सबसे पहला काम यही करूंगा कि मैं इसको रद्द कर दूंगा, लेकिन वहाँ वो आए नहीं। तो अग्निवीर भी एक बड़ा सवाल था। पहलवानों की नाराज़गी, उनका प्रदर्शन, जंतर मंतर पर सरकार के साथ उनका आमना सामना, और जो कुश्ती संघ है उसके साथ उसकी लड़ाई। उस लड़ाई में केंद्र सरकार को बार बार सवालों के घेरे में खींचा गया और हरियाणा के पहलवान थे विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, और इन लोगों के साथ जो टीम थी उसको कहा गया कि हरियाणा के बच्चे हैं और हरियाणा का जो जनमत है, हरियाणा का जो उसका सेंटिमेंट है, वो इन पहलवानों के कारण बहुत आहत हुआ है और यह जख्म जो है वो बीजेपी को महंगा पड़ेगा। राहुल गांधी लगातार ये कहते रहे कि बीजेपी संविधान की विरोधी है, जैसे ही सत्ता में आएगी, प्रचंड बहुमत के साथ आएगी, वो सबसे पहले ओबीसी और दलितों का आरक्षण खत्म कर देगी, और नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगातार बोलते रहे। लेकिन संविधान बदल दिया जाएगा, यह सब कुछ राहुल गांधी कहते रहे और ये चारों बहुत मजबूत हथियार के तौर पर हरियाणा के भीतर रखे गए। फिर भी बीजेपी जीत करके आती है, प्रचंड बहुमत के साथ आती है। रिकॉर्ड 57 साल के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ। उतने बहुमत के साथ, उतने वोट शेयर के साथ, उतनी सीटों के साथ आखिर क्यों है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चुनाव नतीजों के बाद जनता को संबोधित करने के लिए आए तो उन्होंने बहुत बारीक बात कही। इसको सुनिए, क्योंकि आज आपको बताना है कि हरियाणा में ये कैसे हुआ, इसका सही जवाब क्या है। कांग्रेस भारत के समाज को कमजोर करके, भारत में अराजकता फैलाकर देश को कमजोर करना चाहती है। इसलिए वो अलग अलग वर्गों को भड़का ही रहे हैं, लगातार आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। देश ने देखा कि कैसे किसानों को भड़काने का प्रयास हुए, लेकिन हरियाणा के किसानों ने उन्हें करारा जवाब दिया कि वो देश के साथ है, वो भाजपा के साथ है। हमारे दलित, ओबीसी साथियों को भड़काने की कितनी ही कोशिशें हुई, क्या क्या प्रपंच नहीं किए गए, लेकिन इस समाज ने भी
इस षड्यंत्र को पहचाना और कहा कि वो देश के साथ है, भाजपा के साथ है। इन लोगों ने हमारी सेना को लेकर भी अपप्रचार किए, हमारे नौजवानों को भड़काया। इस साजिश को भी हरियाणा के नौजवानों ने नाकाम कर दिया। आज हरियाणा ने कांग्रेस को दो टूक संदेश दे दिया है। ये देश विरोधी पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। दरअसल हरियाणा के नतीजों को एक टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है और आगे जो विधानसभा चुनाव होंगे उनमें बीजेपी इस चुनाव नतीजों के ज़रिए अपने भीतर एक बड़ा हौसला, बड़ी उम्मीद, बड़ी ऊर्जा के साथ भरी हुई बढ़ेगी, उतरेगी। और माना जा रहा है कि अभी तक विपक्ष जो कुछ भी कहता रहा है, करता रहा है, उस पर कहीं न कहीं एक सवाल है, क्योंकि ज़मीनी हकीकत कुछ रहती है और हवा में चर्चाएं कुछ और चलती हैं। ज़मीन का चर्चा में जो मसले आते हैं, मुद्दे आते हैं, सवाल आते हैं, उनका कोई रिश्ता बनता हुआ सा नहीं दिखता है। नतीजे यही बताते हैं। इसलिए चर्चा में आज मैं अपने मेहमानों को आपके सामने रखना चाहता हूं। आरपी सिंह साहब हैं, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आप राष्ट्रीय सचिव भी हैं बीजेपी के। अजय उपाध्याय, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अनिल आर्या, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं और हरियाणा की राजनीति को बहुत बारीकी से समझते हैं। और रविंद्र सिंह शरोन साहब, आप भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। अजय उपाध्याय जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, कुछ सबक है इन नतीजों का? यशवंत जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। 12 मिनट से मैंने मोदी जी का चालीसा सुना आपके माध्यम से, अच्छा लगा। और एक बात बहुत अच्छी लगी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बड़ा सम्मान आपका है। इस बार पहली बार आपने शायद इस रिपोर्ट में पत्रकारों की भी धज्जियां उड़ा दी। जो पत्रकार इस देश में लगातार कुछ न कुछ अफवाहें फैलाने का काम करते हैं, आपके हिसाब से हरियाणा में जो भी आकलन थे, विश्लेषण थे पत्रकारों के, बुद्धिजीवियों के, आम जनमानस के, यहाँ तक कि भाजपा के भी कार्यकर्ताओं के, सबको आपने सिरे से नकारा, क्योंकि जीत हुई है। इस जीत के लिए भाजपा के साथी को मैं व्यक्तिगत तौर पे बधाई देता हूँ। मंत्र, तंत्र और षड्यंत्र की एक जीत है और इस जीत में ये नहीं कहा जा सकता कि किसान खुश हो गए। किसान खुश हो गए थे तो 3 काले कानून क्यों वापस लेने पड़े थे मोदी जी को? नौजवानों को बेरोजगारी से राहत मिल गई हरियाणा में। ऐसा होता तो बेरोजगारी की दर हरियाणा में इतनी क्यों है? और जहां तक बात आपने कही है पहलवान बेटियों की, सरेआम सबने देखा टिकट क्यों काटना पड़ा ब्रजभूषण सिंह का। तीसरी बात, यदि ये सब ठीक था तो यही मोदी जी का चेहरा था हरियाणा में। वो तो प्रधानमंत्री बनने वाले थे। हरियाणा वासियों ने 10 में 5 क्यों कर दिया था सीट, आधे 50% क्यों कर दिया था? और यदि जो आंकड़े आपने दिखाए हैं उस आंकड़ों की भी मैं हकीकत को बयां करना चाहता हूं। कांग्रेस का वोट परसेंट क्या आया है पिछले चुनाव और इस चुनाव में? पिछले चुनाव में जो भाजपा को वोट थी वो कितने सीट लड़ी थी, इस कारण कितने परसेंट थे, और इस बार कितने आए हैं? लोकसभा में उसको कितने मिले और इस बार कितने मिले? जब ये तुलनात्मक अध्ययन तार्किक ढंग से हम लोग करेंगे। बात पूरी हो गई, क्योंकि मैं हो हल्ला में नहीं जाता हूं, बारी बारी से बात करते हैं। अच्छा है, ठीक है, मैं भी नहीं ये करना चाहता। हाँ, मैं आता हूं, मैं आरपी सिंह साहब के पास आता हूं, लेकिन आपका जवाब दे करके मैं आऊंगा। सिर्फ 10 सेकंड मुझे दे दीजिए, 10 सेकंड सिर्फ दे दीजिए जी, 10 सेकंड सिर्फ दे दीजिए, उसके बाद मैं बीच में नहीं बोलता। मैं भी आज जो चुनाव आयोग के समक्ष हम लोगों ने तकरीबन 7 विधानसभा की बातें रखी है तथ्यों के साथ। यदि तथ्य उसमें नहीं है तो चुनाव आयोग उसको नकार देगा। और 20 विधानसभा ऐसे हैं जिसमें इस तरह के तंत्र मंत्र षड्यंत्र किए गए, उसके भी जो है सबूत हम कल तक चुनाव आयोग को पेश करेंगे। अब बात है, हार और जीत अपनी जगह है, जनतंत्र में होनी चाहिए, हार जीत होती रहती है। मुद्दे जो हैं वो भी जनता के मुद्दे होते हैं। इसका मतलब नहीं कि कोई जीत जाए तो बहुत बड़ा और जो हार जाए वो खत्म। दूसरी बात, मोदी जी बहुत बड़े थे, वाकई उनके नैरेटिव पर हुआ तो कल दोपहर तक आपके चैनल पर भी याद कीजिए और दिखाइए, आप भी मोदी जी का चेहरा नहीं दिखा रहे थे। आखिर ऐसा क्या था?
2 बजे तक आपको भी संदेह था कि हरियाणा में भाजपा नहीं जीतेगी, उससे पहले सैनी जी को बलि का बकरा बनाना था। अब ठीक है, जीत गए हैं, मैं तो आप बोलूं, मोदी चालीसा जितना गए, ठीक मुझे है उससे कोई अजय अंतर जी, नहीं अब मैं पड़ता। आता हूँ, देश अब के मैं लोग आता हूँ, मैं बारी बारी से आता हूँ, क्योंकि ये आपका जो तंत्र मंत्र षड्यंत्र है इसका जवाब तो आरपी सिंह देंगे, लेकिन जो सवाल आपने मुझसे किया है उसका मैं बहुत माकूल सा जवाब देना चाहता हूँ। पहला ये है कि एक राज्य में किसी पार्टी के 10 साल शासन में रहने के बाद अगर बहुत मजबूत हवा रहती है कि वो इस बार नहीं आ रही है और उसके बाद भी वो प्रचंड बहुमत के साथ आती है, तो जाहिर है आप उस बहुमत के आने का कारण तलाशेंगे और लीडरशिप की तरफ जाएंगे। तो नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में ताकत बची हुई है, उनका करिश्मा बचा हुआ है। जाहिर है मैं ये कहूँगा पत्रकार होने के नाते, पत्रकारों की बिरादरी मेरी बिरादरी है और पत्रकारों की बिरादरी के जरिए अगर कोई काम गलत होता है, अनुमान गलत होता है, अटकल गलत होती है, हम कहीं भी ज़मीन पर हवा को समझने में या मूड को समझने में गलती करते हैं, तो मैं सवाल खड़ा करता हूं, मैं खुद पे भी खड़ा करता हूं। छत्तीसगढ़ में हम चूके, हम लोकसभा चुनाव में चूके, मध्य प्रदेश में चूके, हरियाणा में चूके, तो जाहिर है बार बार चूकने का कोई कारण तो होना चाहिए। यानी कि ज़मीन से हम कटते जा रहे हैं या जो जनमानस है वो आपको बताना नहीं चाहता, वो अपने फैसले जा करके कहीं ना कहीं डाल आता है और आपसे अपना एक फासला रखता है। यह क्यों रखता है या फिर आप समझ नहीं पाते हैं, ये पत्रकारों के लिए मेरा सवाल है, उसमें मैं भी शामिल हूँ। तो ये आपका दूसरा जवाब मेरा है। तीसरा जवाब ये है कि मेरे चैनल पर 1:30 बजे तक नरेंद्र मोदी नहीं दिखे, ये गलत है। 11:30 बजे तक नरेंद्र मोदी भी थे, सब कुछ था। 11:30 से आप देखिएगा कि सीधे तब्दीलियां शुरू हो गई थी। 9:40 के बाद से आंकड़े बदल रहे थे, आंकड़ों में धीरे धीरे बीजेपी आगे जा रही थी और हम पत्रकार हैं, चैनल हैं, और मैंने कम से कम अपने पूरे नेटवर्क की विश्वसनीयता और उसकी न्यूट्रलिटी को बराबर बना के रखा है और इसके लिए भरदम मैं कोशिश करता हूँ। इसलिए 11:30 के बाद जो आंकड़े आते रहे और जैसे जैसे आते रहे उसके आधार पर हमने नेताओं और पार्टियों से संपर्क साधना शुरू किया और जाहिर है कि जैसा आंकड़ा होता है उसके आधार पर उन पार्टियों के नेताओं और उनके समर्थकों की तस्वीरें चलने लगती हैं, आप वहां जाना शुरू कर देते हैं, खबर दिखाना शुरू कर देते हैं। इसलिए आपके 3 सवाल, तीनों का जवाब मैंने आपको दिया। अब रहा आपका तंत्र मंत्र षड्यंत्र, उसके लिए मैं आरपी सिंह को बुलाना चाहता हूँ। आरपी सिंह साहब, आप कह रहे हैं कि दरअसल ये कुछ किया नहीं आपने कुछ साजिश कर रखी है और वही बार बार करते हैं आप। जी धन्यवाद राणा साहब। अजय अच्छे प्रवक्ताओं में से हैं, इनकी भाषा पर भी बहुत अच्छी पकड़ है और ये तंत्र मंत्र षड्यंत्र में भी विश्वास करते हैं। मतलब ये उस सिस्टम में है जहाँ पर ये जादू टोना ये सब में भी शायद विश्वास करते होंगे, परंतु ये जनतंत्र में विश्वास नहीं करते। अगर जनतंत्र में विश्वास करते तो ये सब होता नहीं जो हो रहा है। ये सब हो ही इसलिए रहा है कि इनका विश्वास जनतंत्र से उठ गया, लोकतंत्र से उठ गया, इसलिए इस प्रकार का सारा मामला हो रहा है। अजय उपाध्याय जी, चुनाव हम लोग भी हिमाचल में हारे थे, कुल कुछ % से वोट से हम हारे थे चुनाव। हमने हार स्वीकार करी, हमने नहीं कहा कि नहीं कुछ आपने कोई जादू टोना कर दिया, जहाँ आपने कोई मशीनें खराब कर दी, जहाँ मशीनें खराब हो गई। अभी हम लोग कश्मीर वैली घाटी में हम लोग उतनी सीटें नहीं ले जा पाए जितनी हम अपेक्षा कर रहे थे कि हमको लगता था घाटी में हमको सीटें ले पाएंगे, हम नहीं ले पाए। हम जम्मू में 29 सीटों तक ही कंफाइंड रह गए। तो हालांकि कांग्रेस की कुल 1 सीट आई जम्मू रीजन में और वो भी ऊपर के क्षेत्र से, मतलब जम्मू प्रॉपर से नहीं आई, परंतु फिर भी हमने तो वो भी स्वीकार किया और बधाई भी दी उमर अब्दुल्ला साहब को, फारूक अब्दुल्ला साहब को उनकी जीत पर। परंतु आपको तो उस पर यकीन नहीं है, आपको तो लगता है कि नहीं ये कुछ ईवीएम के अंदर बैटरी टाइम क्यों बढ़ गया, बैटरी 99% क्यों थी या 98% क्यों थी। तो सर आप अपने नेताओं की बैटरी चेक करो, वो बैटरी आपके नेताओं की डिस्चार्ज हो चुकी, वो आपने काठ की हांडी एक बार चढ़ाई, लोकसभा चुनाव में चढ़ गई काठ की हांडी, वो बार बार चढ़ने वाली नहीं है। आपके नेता अगर जलेबी की फैक्ट्री बनाकर यहाँ से जलेबी एक्सपोर्ट करेंगे तो वैसे उत्तर मिलेंगे आपके लोगों से आपको ठीक है वैसे आरपी सिंह उत्तर साहब, मिलेंगे। आपने जवाब दिया है, मैं अजय जी के पास से लौटता हूँ। लेकिन एक मिनट जी सर, जी मैंने तो टोका नहीं, बिल्कुल भी टोका नहीं। मैं तो अजय जी अच्छे लोगों में से, इसलिए मैं तो कहा कि वो ज्ञानी लोगों में से, भाषा पर भी उनका बड़ा कंट्रोल है। तो क्या है कि वो जो जलेबी घुमाई आपने, वो घूम के जलेबी असल में लोग असल में समझते हैं। और कभी ऐसा आपने राणा साहब सुना है कि कोई नेता चुनाव के दौरान में अमेरिका टूर पे चला जाएगा और टूर में से भी फिर 5 दिन गैप हो जाएगा, बीच में से 5 दिन ऐसा होगा जब पता नहीं होगा वो कहाँ पर है उस टूर में से, वो शेड्यूल टूर्स के अलावा भी जाते हैं। तो अगर राणा साहब चुनाव एजेंसी लड़ने तो इस प्रकार के उत्तर आएंगे, इसी प्रकार के लोग उनको जवाब देंगे जी। और फिर इन्होंने तो टेंडर काट दिया था ना, इसी प्रकार से कमलनाथ जी का टेंडर काटा था, इन्होंने ठेका दे दिया था कमलनाथ जी को
मध्य प्रदेश में यहाँ पर इन्होंने फिर ठेका दे दिया हुडा पिता और पुत्र को। तो उत्तर भी ऐसे आएंगे। और इनके एक साथी हैं सुनील कानुगोलू, मुझे तो आज नाम पता लगा उनका। मुझे आज किसी डिबेट में बताया गया कि वो टिकटें डिसाइड कर रहे थे पार्टी की। अगर ये स्थिति है तो जैसे जैसे आप बीज बोएंगे वैसे उत्तर आपको मिलेंगे जी। जी। सीधी सीधी बात है। अब इसमें मैं आता हूँ चूंकि बारी बारी से सिंह साहब, जब किसानों का मामला है, किसान को की नाराजगी हरियाणा में एक बड़ा मुद्दा उत्तर थी। दे दूं? जी सीटों की जानकारी भी देता हूँ आपको। अगर रूरल बेल्ट में देखी जाए तो 63 में से 33 हमने जीती है, 29 कांग्रेस ने जीती है। ये आपकी जानकारी दे दूं सर। जाटों में 13 हम जीते हैं, 25 में से 13 हम जीते हैं, 7 कांग्रेस जीती है। दलितों में 17 सीटें थी, 8 हम जीते हैं, 9 कांग्रेस जीती है। तो ये कहना कि रूरल बेल्ट ने हमको किसानों ने वोट नहीं दिया, नहीं, इस पर हम आएंगे, बारी बारी से हम जरूर आएंगे। पहले किसानों को लेते हैं। चढ़ूनी साहब चूंकि बहुत बड़े नेता रहे और किसान आंदोलन के दौरान सिर्फ उनका चेहरा देखा जाता रहा और बहुत बढ़ चढ़ के बोलते रहे, तो किसानों का सेंटिमेंट चढ़ूनी साहब के साथ है यह हम मानते रहे हैं। लेकिन चुनाव नतीजों में उनके पास जो वोट आए, ग्राफिक्स देखना दिखाइएगा जरूर कि ग्राफिक्स के 1150 1170 वोट रहे। तो चढ़ूनी साहब जो किसान आंदोलन में 2-4 जो मजबूत बड़े चेहरे थे, उन चेहरों में से एक थे और उनको किसानों ने इतना ही मान दिया, इतना ही समर्थन दिया कि उनको कुल 1100-1150 वोट आए। तो फिर किसानों की नाराज़गी किस हद तक हरियाणा के भीतर बची हुई थी, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। और जाटों को लेकर के जाटलैंड का ग्राफिक्स आप जरूर दिखाइएगा। राकेश, मैं आपसे बोलूँगा। आयुष, अभी आरपी सिंह साहब कह रहे थे कि कुल मिलाकर के जो 25 सीटें हैं जाटलैंड की, उसमें से 13 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। हम 35 पे जा रहे हैं क्योंकि हम 15% से ऊपर भी मान रहे हैं कि जहां जाट हैं। तो कुल 35 सीटें हैं और बीजेपी और कांग्रेस के पास जो सीटें हैं वो आपके सामने दिख रही हैं कि बीजेपी ने 7 सीटें जीती हैं और कांग्रेस ने 9। यानी कि नाराज़गी बहुत है कि जाट ने वोट नहीं दिया, ऐसा नहीं है। और बीजेपी को वहाँ भी भरपूर समर्थन मिला है। इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे हरियाणा के सभी तबके का, सभी जातियों का वोट मिला है। और मैं अब अपने इसमें शामिल करना चाहता हूँ अनिल आर्या को, रविंदर सिंह शरोन को। अनिल जी, इस नतीजे को बतौर पत्रकार आप कैसे रखना चाहेंगे, क्यों आया है? देखिए यशवंत जी, मैं भी उन पत्रकारों में शामिल रहा कि जिन्होंने ये माना था कि हरियाणा में भाजपा की सरकार नहीं आ रही है, कांग्रेस की सरकार आ रही है। तो मुझे मानने में कोई गुरुज नहीं कि हमसे वो चूक हुई, गलती हुई, पहली बात। दूसरी बात, हरियाणा में सरकार जो तीसरी बार आई है, इसकी अगर कारण जो हम 2 दिन में समझ पाए आज पूरे दिन में, निश्चित तौर पे हरियाणा में हम ये कहें कि जाटों ने वोट दी है, लेकिन हकीकत ये है कि जाट वर्सेस नॉन जाट भी खुलकर हुआ है। दूसरा, जो किसानों का बॉर्डर खोलने की बात थी, उस बॉर्डर खुलने के बाद जो स्थितियां पैदा होनी थी, उस बात को भाजपा ने बड़े अच्छे से बुनाया। और जो जीटी रोड बेल्ट है या जो अहिरवाल है या जो दक्षिण हरियाणा है, तो ये बात अच्छे से समझ गया कि किसान आंदोलन के नाम पे जो होगा उससे स्थितियां क्या होंगी। बार बार जो किसान आंदोलन की बात होती है, अग्निवीर की बात होती है, यशवंत जी मैं 2 बात यहाँ कहना चाहता हूँ कि किसान आंदोलन में क्या पूरा हरियाणा इन्वॉल्व था? आप देखिए दक्षिण हरियाणा, खासकर अहिरवाल बेल्ट, गुड़गांव, ये जो फरीदाबाद, ये जो पूरे क्षेत्र है, यहाँ का किसान इन्वॉल्व नहीं था, यहाँ का किसान सड़क पर नहीं था। वो किसान वो था जो जाटलैंड का किसान था। दूसरा, अग्निवीर की बात हम कर रहे हैं। हरियाणा में भाजपा ने 5 लोकसभा सीटें जीती थी, जिनमें से 3 सीटें भिवानी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद और गुड़गांव की भी थी और अच्छी मेजोरिटी से सीटें जीती थी। और हरियाणा से जो जवान भर्ती होता है, उसमें से बहुत बड़ी संख्या इन 3 जिलों से भी होती है। ऐसे कई गांव हैं जिन गांव में एक घर से 2-2, 3-3 जवान है। यहाँ उन अग्निवीर योजना को लेकर इतना बड़ा गुस्सा न पहले दिखाई दिया, न अब दिखाई दिया। अगली बात, एक और अहम फैक्टर जो हरियाणा में रहा कि जो कांग्रेस के नेता भी नहीं समझ पाए, हम भी नहीं समझ पाए, कि एक माहौल सा पैदा हो गया था कि अगर ये दबंगई की सरकार, क्योंकि जाट जो वर्ग होता है वो पावर कॉरिडोर में बड़ा बलिष्ठ उसको माना जाता है, एक ऐसी फील पैदा कर दी गई थी कि अगर ये सत्ता में आएंगे तो क्या होगा। तमाम जाट ऐसे नहीं है, आप देखिए जाट क्षेत्रों में बहुत बड़ी संख्या में भाजपा को वोट मिली है, मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन कुछ जो उग्र थे या जो लाउड थे, उन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि अगर 10 साल की सत्ता के बाद वो आएंगे तो पता नहीं क्या होगा। वो कांग्रेस को बड़ा डैमेज करके गया है।
इसके साथ जो शैलजा वाला प्रकरण रहा, इसमें दलितों के मन में एक बात भरने की कोशिश की गई कि कांग्रेस भले ही संविधान बदलने का नैरेटिव जो लोकसभा में सेट किया वो तब काम कर गया, लेकिन वो नैरेटिव अब काम करके नहीं गया, चाहे राहुल गांधी कितनी कोशिश करते रहे। और शैलजा प्रकरण ने तो उसमें और ये लगा दिया कि दलितों के प्रति कांग्रेस का रुख क्या है। वो भले ही आता हूँ उस चर्चा पे आऊंगा, बारी बारी कुछ चूंकि के पहले लंबी कुछ चर्चा एक है चीज तो और मैं मैं कहूंगा, दलितों को लेकर के भी आऊंगा। एक इंपॉर्टेंट बात, जी। सबसे अहम बात जो मुझे कहनी है इस पूरे प्रकरण में, जो संघ जो आरएसएस था उसकी जो भूमिका रही, उस भूमिका के बगैर ये भाजपा की जीत नहीं होती। मध्य प्रदेश में संघ का एक कार्यप्रणाली होती है, एक होता है बस्ती प्रमुख, जो एक या दो गली के ऊपर बस्ती प्रमुख होता है। जैसे उसी तर्ज पे भाजपा ने सीखा था पन्ना प्रमुख, और बस्ती प्रमुख के बाद शक्ति केंद्र प्रमुख। आरएसएस ने, खासकर अरुण कुमार जी जब यहाँ थे, और यहाँ जो पवन जिंदल आते हैं क्षेत्रीय प्रमुख आरपी है, सिंह साहब कुछ कह रहे हैं, उसके बाद मैं उन रविंद्र लोगों कुमार ने जो टोलियां बना के काम किया बूथ लेवल संघ की भूमिका रही है। बारी बारी से आते हैं, चूंकि हमको ये बताना है कि दरअसल ये जो जीत है बीजेपी की, इस जीत का कारण क्या है। और मैं फिर से अजय उपाध्याय को कहना चाहूँगा, चूँकि वो पढ़े लिखे ज़हीन इंसान हैं, कहीं से कोई पक्षपात नहीं है, लेकिन अगर ज़मीन की समझ आपकी होगी तो आप अपनी पार्टी को भी सलाह देंगे। और लोकतंत्र में विपक्ष बहुत मजबूत हो तो लोकतंत्र सेहतमंद रहता है। हमारी मंशा बस इतनी है। आप आरपी सिंह साहब कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि हमारे यहाँ पिछले कुछ सालों में, पिछले लगभग 15 सालों में और खास करके पिछले 10 सालों में जब अमित शाह जी अध्यक्ष थे, एक पार्टी का स्ट्रक्चरल सिस्टम मजबूत किया गया। जो भी मेरे अनिल वरिष्ठ पत्रकार महोदय बता रहे थे कि किस प्रकार से पन्ना प्रमुख समझते हैं आपकी, एक पोलिंग बूथ के ऊपर कम से कम 8-9 लोग प्रमुख होते हैं जी, और वो कुल मिलाकर 25 से 30 घरों ये तक के लिए किसी पार्टी की चुनावी रणनीति की तैयारी है, और वो है रविंद्र सिंह शरोन, क्या जाटों ने वाकई बीजेपी का साथ दिया या जाटों के डर ने गैर जाट जातियों को और मजबूती से लामबंद किया? जी नमस्कार सभी को। यशवंत भाई, आपने अहम सवाल किया, लेकिन उसके पहले जो आपने प्रारंभिक टिप्पणी आपने की थी, तो उन पत्रकारों में मैं भी शामिल हूं। मुझे भी अनिल भाई की तरह कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमारा आकलन भी गलत साबित हुआ, और जो ज़मीन की शायद तपिश को भाप पाने में कामयाब नहीं रहे, और लोगों के जो मुद्दे थे, हमको लगा कि मुद्दे बहुत अहम हैं और उस मुद्दों के हिसाब से शायद मतदान होगा। तमाम मुद्दे आज भी जिंदा हैं, और उन्हीं मुद्दों को हमें लगा कि ये सेंटर स्टेज में रहेंगे इस इलेक्शन में, और शायद जातिवाद का या दूसरे मुद्दे इतने हावी ना रहें, लेकिन वो हमारा आकलन बिल्कुल गलत रहा। तो उस कतार में आप मेरा भी नाम डाल दीजिए, उस सूची में मैं भी आ गया हूँ जी। तो अब बात आई, आपने पूछा वोट बैंक की। देखिए, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों को 39% वोट आया है। कांग्रेस को आया 39.1, बीजेपी को आया 39.9। अब ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज देखिए आप, इन दोनों को ऐसा संभव नहीं है कि इन दोनों को किसी एक जाति का वोट मिला और 39% हो गया हो। हरियाणा में एक आम जो धारणा है वो ये है, वैसे तो कोई गिनती हुई नहीं है जाति के हिसाब से, लेकिन एक आम धारणा है कि 25% जो वोट है वो जाट समाज का है। और शेड्यूल कास्ट की क्योंकि गिनती हुई है तो उसकी सही जानकारी है कि 21% है, 2011 में 20.9%। अब ये दोनों ब्लॉक्स को माना जाता था कि ये दोनों ब्लॉक मिलके और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में खड़े होंगे, और ये माना जाता था कि बाकी का जो ब्लॉक है वो शायद कांग्रेस के साथ खड़ा ना हो, और इन दोनों के साथ मुस्लिम और सिख जट जो उनको भी शामिल किया जाएगा, इस तरह की एक आम धारणा हरियाणा में थी। लेकिन जितना 39% जो वोट आया है, और आपने जिस तरह से दिखाया कि 7 सीटें जो जाट बहुल इलाके थी उसमें बीजेपी भी जीती है, तो बीजेपी के उम्मीदवारों को भी जाटों का वोट मिला है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे उनको भी जाट का वोट मिला है। तो इसका मतलब है कि जाट का एक मुश्त वोट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में नहीं गया। ठीक है, जाट का वोट 3 जगह कम से कम बटा है, कई जगह 4 जगह भी बट गया, 5 जगह भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरी पार्टियों का वोट भी कांग्रेस को गया है, तभी जाके 39% हुआ, अदरवाइज तो 39% तक नहीं पहुंच पाते। तो ये जो था, ये सारे एक केवल इतना सिंप्लीफिकेशन करना कि जाट और गैर जाट का इलेक्शन था और इसलिए कांग्रेस पार्टी हार गई या इसलिए बीजेपी जीत गई, मुझे लगता है मेरे हिसाब से ये
पूरे एनालिसिस को ओवर सिंप्लीफाई करना है। बीजेपी का प्रबंधन जो है वो हम लोगों को इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि बहुत बेहतर है, और उसके मुकाबले में जब कांग्रेस पार्टी को हम देखते हैं तो उनके प्रबंधन में कुछ ऐसा दिखता नहीं है। पूरा इलेक्शन जो है वो भूपेंद्र हुड्डा के इर्द गिर्द सिमट गया, पार्टी में फूट साफ दिखाई दी। और इन दोनों बातों से बड़ी जो बीजेपी और कांग्रेस के मुख्य अंतर है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी पिछले 10 साल या 12 साल से आज तक अपना संगठन का विस्तार नहीं कर पाई है। अध्यक्ष हैं, लेकिन अध्यक्ष के नीचे जिला अध्यक्ष और उसके नीचे जो एक बहुत अच्छी बात रविंदर ने कही है कि अगर 39.1, 39.9, 8% वोट बीजेपी के पास है, हालांकि 1%, 1.5% से चुनाव नतीजे सीटों के लिहाज से बदल जाते हैं, बहुत बदल जाते हैं। उत्तर प्रदेश में 3% के लिहाज पर बीजेपी, बीएसपी और एसपी वोट से तो इतने वोट से तो हिमाचल में बदल गया। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। हिमाचल में छोटे राज्यों में कांग्रेस का कम था, बीजेपी का वोट ज्यादा था। छोटे, हाँ छोटे। अब लेकिन ठीक है कि एनालिसिस करने का दूसरा नजरिया भी हमारा होना चाहिए। मैं अजय उपाध्याय के पास आऊँ उससे पहले प्रधानमंत्री का वो बयान सुनाना चाहता हूँ जिसमें वो कह रहे हैं कि हरियाणा के लगभग सभी तबके ने वोट दिया है, और यह बात कांग्रेस भी कह सकती है क्योंकि 39% वोट उसके पास भी है। जाहिर है कि हर तबके से वोट आया होगा। आगे प्रधानमंत्री के बयान के बाद हम चर्चा लेकर चलेंगे कि आखिर यह नतीजा ऐसे क्यों हो गया। आज पूरा देश देख रहा है कि कैसे कांग्रेस हमारे समाज में जाति का जहर फैलाने पर उतर आई है। जो लोग चांदी नहीं सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए, जो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी 5 स्टार लाइफ जीते आ रहे हैं, वो गरीब को जाति के नाम पर लड़वाना चाहते हैं। हमारे दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज को भूलना नहीं है। कांग्रेस है जिसने उन्हें इतने दशकों तक रोटी, पानी, मकान से वंचित रखा। ये वो लोग हैं जो 100 साल बाद भी सत्ता मिलने पर कभी किसी दलित, पिछड़े, आदिवासी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। प्रधानमंत्री के कुछ बड़े और संगीन सवाल हैं कांग्रेस के ऊपर, और बहुत लंबे समय से लगातार ये सवाल वो कांग्रेस के ऊपर करते रहे हैं। राहुल गांधी ने हाल में पिछले 2 वर्षों के भीतर जातीय जनगणना की आवाज़ बहुत मजबूत की है। जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए, और प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि देश में जाति के आधार पर राजनीति करके जाति का जहर बोने की कोशिश जो है देश को पीछे धकेलना है। लेकिन अभी जो हरियाणा का मसला है उसमें अजय जी मैं 2 सवाल करना चाहता हूं, और दोनों हमारे मेहमानों की तरफ से आ रहा है कि संगठन जो है उसको मजबूत करने और सांगठनिक ढांचे को बढ़ाने की कांग्रेस ने कोशिश नहीं की, और इसी के चलते लगातार राज्यों से बाहर होती हुई चली गई, बेदखल होती चली गई। जसवंत जी, 2-3 बातें हैं। अभी पहली बात मैं करना चाहूँगा, आपने स्वयं स्वीकारा कि आपका भी आकलन फेल हो गया, अनिल जी का भी, दूसरे साथी हैं उनका भी, और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ ऑफ रिकॉर्ड सिंह साहब भी इस आकलन को स्वीकारेंगे, भाजपा के प्रवक्ता भी, कि उनका भी आकलन फेल हो गया। वो भी नहीं सोच रहे थे कि भाजपा जीत रही है और कांग्रेस वहाँ हार रही है। 4 लोग तो यहीं बैठे हैं, ऐसे सैकड़ों लोगों का आकलन यदि फेल हो रहा है और बावजूद इस तरह की जीत हो रही है, तो वाकई ये अप्रत्याशित है, अप्रत्याशित है। नहीं, अभी वो बोल लेंगे, उनके बीच में नहीं बोला, वो भी बहुत आरोप बोल लेते हैं। मैं बीच में नहीं बोलता, आप पूरा बोलेंगे। आप ठीक, आप पूरा बोलेंगे, आप पूरा बोलेंगे सिंह साहब, मैं आपको पूरा बीच में भी डिस्टर्ब मत करो प्लीज। मैं एक जनरलाइज बात कर रहा हूं। आप डिबेट पे अच्छे मेरे साथ जब मैंने कहा था कोई बात नहीं, आपके भाजपा के बहुत सारे साथी हैं, जो 75 लोग जो पार्टी छोड़कर गए, कई लोग आंसू बहा रहे थे, पुराने साथी, तो वो लोग भी आशा नहीं कभी किया कि भाजपा आ रही है। आपने देखा होगा कभी सैनी साहब और सब लोग मना रहा। कोई बात नहीं, अच्छा कोई बात नहीं,
डिबेट पे आपको बोलना है, आपकी मजबूरी है। ऑफ रिकॉर्ड मैंने बात सब डिबेट बोली में थी। ऑफ द रिकॉर्ड शायद भी। इसको अच्छा नहीं सुनिए सुन ना, पाया। कोई बात एक काम और करिए, आपका ये दायित्व आपकी भी है, मेरी ऑफ द आपका ये रिकॉर्ड दायित्व। पिछले 2 महीने में बात हुई क्या? अरे आपका दायित्व है। अरे खामखा में आप अरे ऐसे भाई, मत करो। अरे भाई, ये भाजपा के आम लोगों की यही धारणा थी। भाजपा अच्छा, करता था। मैं आम आदमी ये पार्टी मेरी के धारणा एक नहीं आंकड़ा है। अजय ये सारे जो यहाँ अजय जी, मैं पार्टी- आंकड़ा दिखा देना अच्छा, चाहता हूं ताकि चर्चा अच्छा, बहुत रुकिए, 10 सेकंड सुन मतलब लीजिए, जरूरी बीच है में आप कि उसका ये उत्तर आगे दें। बढ़े। 10 सेकंड दे दीजिए। मुझे जीटी 10 रोड का सेकंड दे इलाका दीजिए, है। मैंने बात पूरी नहीं की। यशवंत जी मैं प्रश्न थोड़ा दे देता, उसके बाद आप करते तो अच्छा ठीक। लगता। सभी साथियों ने जो बात रखी और आपने भी जो बात रखी है, आपके भी पत्रकारिता पर मैं कभी प्रश्न नहीं लगाता, न लगाऊंगा। पत्रकार का काम है प्रश्न पूछना, और आप जितना प्रश्न लगा सकें, जितना पूछना चाहिए जरूर पूछें। इससे हमारी भी मजबूती होगी। जैसे आपने संगठन को लेकर पूछा, एकदम असहज नहीं हूं। वाकई संगठन को हमें और मजबूत करना है हरियाणा में। यह भी सच है कि हमारे नेता, मजबूत नेता कई हैं। कभी कभी मतभेद भी वो दिखे, मनभेद नहीं था वो भी अंत में दिख गया। हाँ, ये जरूर है कि हमारे किसी नेता ने पब्लिकली रोने का काम नहीं किया। रामविलास शर्मा जैसे इतने पुराने नेता भाजपा के रोते रहे, ये सबने देखा। तो संगठन के अंदर होती है, मतभिन्नता होती है, सभी पार्टियों में है। मेरे कहने का ये आशय था। हरियाणा में जीत हुई है मात्र यदि जब बस 0.8% के डिफरेंस एक सवाल मेरा है, मैं आपको फिर मौका देता हूं। प्रधानमंत्री ने जो बात की, मुझे बस 15 सेकंड दीजिए, 15 सेकंड। उन्होंने ये कहा, मैं आपके लिए देना चाहता हूं कि आप अपनी बात आगे बढ़ा पाएं। वो कह रहे हैं कि दरअसल बीजेपी जिन राज्यों में आती है, लोगों का जुड़ाव लगाव उससे बढ़ता है और फिर वो लंबे समय तक वहां रहती है। मध्य प्रदेश, गुजरात में 2.5 दशकों से ज़्यादा हो गया है। असम में, अरुणाचल में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में 2 टर्म सरकार आ गई है, और ऐसा कभी नहीं। हरियाणा में अब तीसरी बार आ गई। कांग्रेस जहां से निकलती है, निकलती चली जाती है। वो पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, या फिर गुजरात जैसा बहुत बड़ा, मध्य प्रदेश जैसा राज्य हो। तो इन राज्यों से लगातार पलायन करने के बाद अगर कांग्रेस ये सोच ले कि मैं देश में अपना प्रधानमंत्री बना करके अपने बूते पर सत्ता में आ जाऊं, ये तब तक मुमकिन नहीं है जब तक राष्ट्रीय स्तर पर आपका सांगठनिक ढांचा मजबूत नहीं होता है और आप लोगों के साथ जुड़ करके सत्ता में आने की ताकत हासिल नहीं कर लेते हैं। जसवंत जी, इस बात को तो मैं पूरे ऑन रिकॉर्ड स्वीकारता हूं कि पार्टियों को अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करना चाहिए, और हमारी पार्टी भी उस काम में लगातार लगी रहती है और लगातार काम की है। हार जीत का जहां तक प्रश्न है, अब उत्तर प्रदेश में तो सारे मंत्र थे मोदी जी के पास, राम मंदिर भी था, बहुत सारी चीज़ें थी, फिर भी वो खुद प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे। 43 सीट क्यों हार गए वो, ये तो प्रश्न है। हार जीत के बहुत सारे डायनेमिक्स हैं, उस डायनेमिक्स पर आपका आप संकट एक और है, तथ्यात्मक क्योंकि ढंग से मैं बात चाहता रख हूं रहे हैं, हरियाणा वो भी पर है। रहना, लेकिन बार बार प्रधान- में खींच के लेके चले जाते नहीं। हैं। हरियाणा में आपकी पार्टी के भीतर की मैं खींच खींचतान, नहीं रहा हूं। मध्य 10 सेकंड प्रदेश में दीजिए मुझे। कमलनाथ दिग्विजय 10 सिंह सेकंड खींचतान, दीजिए। राजस्थान 10 में सेकंड अशोक दीजिए। गहलोत और सचिन नहीं, पायलट नहीं, नहीं, खींचतान। ठीक है, आप ठीक उसको है, कभी ठीक है। निपटा नहीं पाते हैं एकदम और ठीक पार्टी है। आपकी लगातार जो है वो नहीं डूबती चली नहीं, जाती है। मैंने माना, पर बाकी जगह खींचतान क्या कम है उत्तर प्रदेश में। अभी यदि पन्ना प्रमुख और संगठन बहुत मजबूत है भाजपा का, नैरेटिव भी 370 का मजबूत था, तो क्यों हार गई जम्मू कश्मीर? प्रधानमंत्री जी का चेहरा भी था, बहुत 10 साल में काम किया उन्होंने जम्मू कश्मीर में, एक एक पन्ना प्रमुख वहां पे एकदम पन्ना में ही लिपटा हुआ था, तो हार क्यों हो गई वहां? अब इसका मतलब चुनाव आरपी के सिंह साहब, नतीजे से नहीं। आप किसी भी पार्टी के आप फिर मुझे नैरेटिव को मजबूर इस कर तरह रहे न हैं। सेट मैं करें। ये कह रहा हूं कि स्थानीय बीजेपी मुद्दे के भी पास बहुत हैं। जम्मू में, देखिए कश्मीर, राष्ट्रीय मुद्दे भी सुनिए ना, बहुत हैं। कश्मीर में उन्होंने 19 कश्मीर में नहीं 19 चुनाव में लड़ती है पार्टी? जम्मू में भाई, उनके पास 370 29 तो कश्मीर सीटें में ही हैं। काम किया उन्होंने। आपको 32 सीटें लड़ने के लिए मिली और आप 6 जीत पाए। तो स्ट्राइक रेट देखिए ना आप। सिंह साहब कुछ कह रहे हैं आप? एकदम ठीक है, हम कमजोर हैं, हम कमजोर थे, लेकिन सरकार हमारी बन रही है। आप देख लीजिए, भाजपा मजबूत थी तो कैश्मीर में कैंडिडेट नहीं ये उसको मिल रहा है। बैसाखियों की सरकार अब में बताइए, फिर और कश्मीर पर ही देखिए, ये काम तो की पूरे देश में। आप झारखंड में रहे, मैं माना, आप मैं माना, झारखंड में मैं माना, सरकार में मैं रहे, स्वीकार रहा हूं। महाराष्ट्र में सरकार में इंडिया रहे, आप गठबंधन तमिलनाडु की में सरकार में सरकार है। रहे, आप जम्मू कश्मीर में एकदम, रहे, लेकिन सरकार आपकी नहीं आप होगी। एकदम, जसवंत भाई एकदम ठीक कर रहा हूं, जसवंत भाई एकदम ठीक कर रहा हूं। बैसाखियों की सरकार जम्मू कश्मीर में मेरी है, उसी तरह जिस तरह देश में
मोदी जी की सरकार बैसाखियों पे चल रही है। नहीं नहीं, मोदी जी अब के इसको पास आपको तो भी स्वीकारना 240 होगा, सीटें भाजपा के हैं। साथी को उल्टा स्वीकारना है, होगा। उल्टा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस 40 ही है ना, नेशनल बहुमत कॉन्फ्रेंस को नहीं है, 2 की जरूरत बहुमत नहीं है, है। मोदी को बहुमत 32 नहीं की है। जरूरत है और नेशनल कॉन्फ्रेंस मैं को ये 4 कहा की कर रहा हूं जरूरत है। कि दोनों में अंतर है। नहीं, ये तो फिर तो अजय भाई ठीक मोदी नहीं। जी को आरपी सिंह साहब कुछ 32 कह की रहे हैं। जरूरत पड़ रही है केंद्रीय राष्ट्रीय स्तर पर। आरपी सिंह साहब, चूंकि मैं आगे बढ़ूं, जी जी, मैं सिर्फ इन्होंने जी, जम्मू बोलिए, कश्मीर का बोलिए, जिक्र बोलिए, किया, सिंह साहब बोले। मुझे मुझे जम्मू कश्मीर को बताना जरूरी है इनको। हम 29 सीटें जीते हैं और जम्मू से रीजन से हम एक सीट नहीं हारे, आप कुल एक जीते हैं, वो भी ऊपर के रीजन से, जम्मू से नहीं जीते आप। और घाटी में आप 5 सीटें जीते हैं, ये आप समझ लीजिएगा। और बड़ी बात मुझे कहते हैं, आज कृपा कर अमर अब्दुल्ला का बयान सुन लीजिए और पढ़ लीजिए, तो समझ लग जाएगा कि आने वाले दिन कहाँ और कैसे जाने वाले हैं। और मैं एक और जानकारी दे देता हूँ आपको, हब्बा कदल से हमारे को 16% वोट पड़ा है, आपकी जानकारी दे रहा हूँ। हाँ नहीं सोफिया नहीं से ठीक है, जम्मू एक कश्मीर मिनट दे चर्चा दीजिए में है। साहब, आप वहां एक मिनट दे दीजिए, एक मिनट दे दीजिए ना ठीक सर। ठीक है, ठीक। सोफिया से 11.6, राजपुरा से 10.44, अनंतनाग से 10.6 और गुरेज से 40.34। हम कुल 1100 वोट से सीट हारे हैं गुरेज वाली। तो ये नहीं कि हम घाटी में हम खड़े नहीं, मजबूती से खड़े हैं। और ये वही घाटी है जहां पर तिरंगा लहराने पर आरपी सिंह की 4 घंटे पिटाई की थी जानवर की अब तरह। मैं आता हूं, आज चूंकि इस चर्चा को आगे, सुन लीजिए, ठीक है एक सिंह मिनट साहब, साहब सुन लीजिए ना, एक मिनट सुन लीजिए। आज जब वहां पर हर घर पे जम्मू तिरंगा है कश्मीर में आप ये और वहां मानिएगा पर कि आपने घाटी में जीतने के लिए जो समीकरण लगाए थे, जिन पार्टियों को आपने उतारा था, उन पार्टियों के हिस्से में कुछ नहीं आया है। जम्मू में आपकी अपनी कामयाबी रही है, आप 25 सीटों से 29 सीटों पे आ गए हैं, लेकिन आपने वहां सत्ता हासिल करने के लिए जो समीकरण साधे थे वो धराशायी हो गए, वो काम नहीं आए। लेकिन मैं अभी जम्मू कश्मीर की बात, संजय राउत को सुनाना बहुत जरूरी है। जो उपाध्याय, संजय राउत को सुनिए, उसके बाद मैं दिखाता हूं कि अखिलेश और अरविंद केजरीवाल ये दोनों क्या कह रहे हैं। तो आगे आपका जो इंडिया अलायंस है, इसकी जो तकदीर है वो कैसी होगी और फिर आगे की राजनीति की तस्वीर कैसी होगी, यह भी समझना आसान हो जाएगा। संजय राउत। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि वहां कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर जीतेंगे तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए। तो हमारे जो मित्र है हुड्डा जी या कांग्रेस के नेता है, उनको लगा कि हम ही जीतेंगे। अगर समाजवादी पार्टी है अखिलेश जी की, आप है केजरीवाल साहब के नेतृत्व में, हमारे जैसे छोटे छोटे दल है, हमारे खाते में 1-2 सीटें आ जाती तो जरूर ये जो चित्र है, ये निर्णय है जो जनता ने दिया, उसमें जरूर बदलाव होता। इस फेज में 2 राज्यों में चुनाव हुए, एक जम्मू कश्मीर के राज्य में जहां गठबंधन का चुनाव लड़ा गया, जहां कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साथ आकर चुनाव लड़ा, वहां परिणाम जो आए वो भिन्न है। वहां पे भारतीय जनता पार्टी हारी और गठबंधन जीता। हरियाणा में दुर्भाग्यपूर्ण गठबंधन नहीं बन पाया और यहाँ पर नतीजे भिन्न हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीती। मैं इन चुनावों को, इस नतीजे को, खास तौर पे हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भाजपा की जीत कम और कांग्रेस की हार ज्यादा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अधिकांश लोगों ने बदलाव के लिए वोट दिया। अधिकांश लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए एक नई सरकार, एक नए राजनीतिक दल की या एक नए राजनीतिक फॉर्मेशन की सरकार लाने के लिए वोट दिया, जिसमें लगभग 60 से अधिक % वोट बदलाव को पड़ा। लेकिन फिर भी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के चलते या गणित के चलते भाजपा का बहुमत से आंकड़े से कहीं अधिक सीटें आई और उनकी अपनी सरकार बनी। इसीलिए मेरा यह मानना है कि अगर हम एकजुट होकर शायद चुनाव लड़ते तो नतीजे अलग हो सकते थे। ये संजय राउत जो शिवसेना के नेता हैं, उनका बयान, और राघव चड्ढा जो राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, उनका बयान। दोनों बयान आपने सुने। बगल में हमने जो ग्राफिक्स चलाया उसमें अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं कि दिल्ली में अपने बूते ही चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी, और अखिलेश यादव ने जो 10 उपचुनाव की सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, उन सीटों पर कांग्रेस जहां दावेदारी कर रही थी उनके लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। यानी कि कांग्रेस से दूरियां दोनों पार्टियों ने बनाई हैं। अजय उपाध्याय, हरियाणा में आपने आम आदमी पार्टी को साथ नहीं लिया, 2 बातें हैं, और दिल्ली में उसने अपने आप को आपसे अलग कर लिया, और इसका असर आपको महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में भी दिख रहा है। देखिए, इंडिया गठबंधन के यदि भविष्य और उसके चरित्र की बात करें तो इंडिया गठबंधन इंटेक्ट आज भी है, कल भी था और आगे भी रहेगा।
विधानसभा चुनाव के संदर्भ में जब दिल्ली चुनाव लोकसभा खत्म हुआ, अरविंद केजरीवाल जी ने स्वयं जो है गठबंधन कहा कि विधानसभा में गठबंधन हम नहीं करेंगे, और ये हुआ भी। फिर भी हमारे नेता राहुल गांधी जी ने प्रयास किया था कि आपको हम सहयोग के साथ ले। हरियाणा में उन्होंने ऐसा नहीं किया और हरियाणा में उनका रिजल्ट काबिले तारीफ है। उनको मैं धन्यवाद देता हूं जो उन्होंने काम किया, और उनको क्या रिजल्ट जनता ने दिया है इसमें मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आपका विश्लेषण दूध का दूध पानी का पानी कर देगा। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता, देश के एक वरिष्ठ नेता हैं। हरियाणा में उनकी जो कोई मांग ऐसी नहीं थी, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हम कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। अभी भी कोई ऐसी मांग उनकी नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये एक नैरेटिव जब हार हुई है तो उसको चलाने का प्रयास किसी न किसी तरह से कुछ लोग करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी की विश्वसनीयता पर मुझे पुनः कहना पड़ेगा कि एक प्रश्न चिन्ह है। अरविंद केजरीवाल जी जिस तरह से जिस समय में आए और हमने गठबंधन के अच्छाई के लिए ऑफर किया, उस ऑफर को उन्होंने ठुकराया। हरियाणा गए और उनका क्या हाल हुआ पूरा देश देख रहा है। मुझे लगता है उनको भी आत्मावलोकन करने की जरूरत है कि देश में आगे भविष्य में भाजपा को मदद करनी है या इंडिया गठबंधन के साथ रखकर देश को के भविष्य को संवारना है। ये आम आदमी पार्टी के पास 1.78% वोट है और बहुत सारी जगहों पर आप लॉस्ट इन लोहारू। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो नंबर 3 जो है 13 सीट्स पे रहे हैं और 5-6 सीटें अगर आपने हारी हैं तो आम आदमी पार्टी के पास जो वोट मिला है और आपके हारने का जो अंतर है वही हार का कारण दिख रहा है। तो इन सीटों पर अगर आप जीत सकते थे और उनके पास भी 2-3 सीटें हो सकती थी तो समीकरण जो है वो अलग हो सकता था। तो साथ लड़ने में बहुत हो सकता है कि बहुत संभव है कि आपने अपने क्षेत्रीय नेतृत्व के आगे हथियार डाल दिए थे। मैं अपने दोनों सहयोगियों से बात करना चाहता हूं। इस जीत, इस हार का कारण क्या ये दोनों पार्टियां साथ रहती, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, तो नतीजा बदलता? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आगे राहुल गांधी या कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व की नहीं चली? अनिल आर्या जी, आप ठीक कह रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी का साथ होता तो कम से कम 4 से 5 सीट ऐसी हैं जहां कांग्रेस को लाभ होता। लेकिन दिक्कत कहां है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले दिन से इस बात से खुश नहीं थे कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया जाए। वो बातचीत, जो भी बातचीत चली, इवन दीपक बावरिया भी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं थे। राहुल गांधी के दबाव में बातें जरूर चली और ये बातें कई दौर की बातें चली। अंतिम दिन जब ये बात तय हो गई थी कि 6 सीट आम आदमी पार्टी को दी जाएंगी, तो सभी चैनल्स पे बात आ गया था कौन कौन सी 6 सीट होंगी। 11:15 10:40 पर कांग्रेस पार्टी डिक्लेयर कर देती है उन सभी टिकट्स को, जिनमें से एक गुड़गांव भी थी। गुड़गांव में आम आदमी पार्टी अड़ी हुई थी कि गुड़गांव की सीट आम आदमी पार्टी को मिले और कलाए, तो सीट ऐसी थी। पार्टी गुड़गांव की सीट कांग्रेस छोड़ने को तैयार नहीं थी और आम आदमी पार्टी सीट इसलिए चाहती थी गुड़गांव की कि गुड़गांव में उमेश अग्रवाल 2014 में भाजपा में थे और हरियाणा में सबसे बड़ी मतों के साथ जीते थे, 80,000 से अधिक वोटें थी। तो ये था कि अगर आम आदमी पार्टी को टिकट मिलती है तो गुड़गांव शायद वो जीत जाए। लेकिन कांग्रेस ने उसी दिन उस रात को ये डिक्लेयर कर दिया और उसी मोमेंट गठबंधन खत्म हो गया। मुझे लगता है कि दोनों का गठबंधन रहता जी। तो इसमें आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का 4 जगहों पर बंटाधार किया और कांग्रेस के जो बागी थे उन लोगों ने 10 जगहों पर कांग्रेस को हराने में अपनी भूमिका निभाई। यानी कि उनके पास जितना वोट आया है कांग्रेस की हार का अंतर उससे कहीं कम है। तो लिहाजा 14-15 सीटें कांग्रेस ने अपनी गंवाई हैं। रणनीतिक फैसले उससे गलत रहे हैं। अजय उपाध्याय, समय बहुत कम है, 10 सेकेंड। 10 सेकेंड से मुझे लगता है इस तरह एनालिसिस किया जाएगा तो बहुत सारे ऐसे सीट हैं जहां 32 वोट से, कहीं 30 वोट से, कहीं 200 वोट से इस तरह से हार जीत होती रहती है। और दूसरी पार्टियों को भी, भाजपा के भी बहुत सारे सीट जो उन्होंने लूज किया है जहां उनके इंडिपेंडेंट वाली बात हो गई कि बुआ को मुँह होता तो फूफा कहलाते। ये सब नहीं चलता है राजनीति में, जो है वही है। ठीक है, मैं चर्चा इस पर आगे हो सकती है। ठीक है, आप अपनी जगह डिमांड कर रहे हैं, लेकिन वो डिमांड बहुत सारे ऐसे टिकट्स थे, बहुत सारे उम्मीदवार थे। मैं आपको बता सकता हूं, अगर उनको टिकट दिया गया होता, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नहीं सुनी गई होती तो वो जीत के हकदार थे। रविंद्र सिंह सोरेन, एक सवाल ये है कि जो इसी तरह है जैसे भाजपा में भी बहुत को दिया जाता तो जीत के हकदार होते हैं, चुनाव में इसी तरह होता है, थोड़ा ऊपर नीचे चलता है। अब हम उस पर आएंगे कि संगठन जब मजबूत होता है तो कैसे नीचे जाकर के चीजें ठीक कर ली जाती हैं। ऊपर की गड़बड़ियों को जो आपके नहीं होती हैं तो आपको ऊपर ही ठीक करना पड़ेगा। रविंद्र सिंह,
यह जो चेंज ऑफ गार्ड था बीजेपी का, सीएम बदलने का, वो कितना काम किया? वो तो पूरा कामयाब हो गया। जो 9.5 बरस की एंटी इनकम्बेंसी थी उसको तो कंट्रोल कर लिया। और एक देखिए, पहली बार ऐसा हुआ कि एक नया स्पेशल एक ब्लॉक क्रिएट कर दिया गया वोट बैंक का, ओबीसी के नाम पे। ओबीसी में जिस तरीके से बीजेपी ने ये काम किया, ओबीसी जो करीब 35% पॉपुलेशन है, वोट है, उसको एक ब्लॉक के तौर पर क्रिएट किया। और उसमें जो सबसे बड़ी जाति है ओबीसी समुदाय में, हरियाणा में सबसे बड़ी और ताकतवर जाति जो है यादव सैनिक, यादव, यादव जाति, हाँ। जो 11 सीटों पर प्रभाव अहिरवाल में उसका है। उन लोगों को ये बात का एहसास हो गया कि भाई लीडर जो बनेगा वो आपके इलाके से नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि वो वोट बैंक तो बीजेपी का कंफर्म है, वो वोट बैंक तो कहीं जाने वाला नहीं है। इसलिए कंपैरेटिवली जो स्मॉल सेगमेंट था, जिसकी संख्या कम थी, वहां से सैनी समाज जो है उसमें से एक नेता को लिया गया जो उत्तर हरियाणा के थे, क्योंकि उत्तर हरियाणा हमेशा ये बात कहता रहा कि उनको रिप्रेजेंटेशन आज तक मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं मिला। समय की कमी है, लेकिन आज की चर्चा उस मकाम तक नहीं पहुंची जहां मैं जाना चाहता था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर चर्चा बहुत ज़रूरी है, लेकिन समय है और वो अपने मुताबिक चलता रहता है। तो आप सभी जुड़े, आरपी सिंह साहब, अजय उपाध्याय, आप, अनिल आर्या साहब, रविंदर सिंह, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और सच में आज इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात कल फिर होती है, तब तक दीजिए विदा, नमस्कार। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच